दोस्तों, पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है, यानी कि एक आर्ट है। अक्सर हमने देखा है कि पैसों को लेकर लोगों के अंदर गलत कंसेप्ट रहते हैं। जब उनके पास ज्यादा पैसा रहता है, तो पैसे के लिए उनके खराब बिहेवियर की वजह से वो पैसा गंवा देते हैं। जैसे कि दोस्तों, एक्स्ट्रा शो ऑफ करना, फालतू में इररिस्पॉन्सिबल तरीके से पैसा खर्च करना। और इसका नतीजा ये निकलता है कि एक दिन ऐसे लोग बैंक करप्ट यानी कि कंगाल हो जाते हैं। इसका दोस्तों मुख्य रीजन ये है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते और वो अपने पैसे को खो देते हैं। वैसे तो दोस्तों, अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही इजी सॉल्यूशन है, और वो ये है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल की लिखी गई द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में कुछ ऐसी ही बातें बताई गई हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं कि आखिर हम मनी मैनेजमेंट कैसे करें और उसे कहाँ, कैसे और कब इन्वेस्ट करें। क्योंकि मनी को अर्न करना बड़ा टास्क नहीं होता है, लेकिन उसका सही जगह यूज करना ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इन्हीं बातों को समझाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी, जिसे सुनने के बाद आप अपनी मनी को अच्छे से इन्वेस्ट करना सीख पाएंगे और साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट करने के टाइम पर ऑथर ने जो गलतियां की उससे सबक भी ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये सभी चीजें जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। मॉर्गन हाउसल एक बेहतरीन राइटर के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हैं। इन्होंने कई सारी बुक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर ही लिख रखी हैं। और ये बुक हमें केवल साइकोलॉजी ऑफ मनी को ही नहीं बताती, बल्कि ये हमें और भी कई लेसन्स को सिखाती है। जैसे कि दोस्तों, पैसे कैसे जोड़ना सीखे, अमीर बनने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये सभी बातें। दोस्तों, इस बुक में टोटल 19 शॉर्ट स्टोरीज हैं, जिनमें से हम आपको कुछ मेजर वंस के बारे में ही इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में हमने उन चैप्टर्स को कंसेप्ट वाइज लिया हुआ है। तो दोस्तों, हमारा पहला कंसेप्ट है कि पैसे बर्बाद मत करो, यानी कि डोंट वेस्ट मनी। दोस्तों, इसे हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक में लिखते हैं कि जब मैं एक होटल में काम किया करता था, तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था, जिसने अपने यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना ली थी। लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता था। पैसे के लिए उसका बिहेवियर बहुत ही गलत था। वो हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता था और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था और अपने अमीर होने का दिखावा करता था। ऑथर मार्गन हाउसल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकते हैं और गेम खेलते हैं कि कौन गोल्ड कॉइन कितनी दूर फेंक पाता है। दोस्तों, पैसों के साथ उसका ये बिहेवियर उसे जल्द ही बैंक करप्ट बना देता है। ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका गांव का एक साधारण व्यक्ति, जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्षों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 ईयर्स में हुई, तो उसके चर्चे देश विदेश, न्यूज चैनल और अखबारों में होने लगे। क्योंकि दोस्तों, मरते समय उस साधारण सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें से 43 करोड़ यानी कि 43 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दान कर दिया था और बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से, इसके बारे में पता किया गया, तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। दोस्तों, अब ऑथर मॉर्गन हाउसल उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसों को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसों को कैसे खर्च करते हैं, पैसे के लिए आपका बिहेवियर क्या है। दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख कर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंक करप्ट हो गया, वहीं एक सफाई कर्मचारी जो कि बिना पढ़ा लिखा होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है,
ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, इस बुक का सेकंड कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी मूर्ख नहीं है, नो वन इज क्रेजी। ऑथर अपने नेक्स्ट लेसन में कहते हैं कि बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हालांकि वो लोग मूर्ख नहीं हैं। असल में आज की जनरेशन फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा स्पेंड करता है। ये काम ज्यादातर वही लोग करते हैं जो कि गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हजार रुपए भी अरेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वो लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारी पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट को खरीदते हैं। दोस्तों, आपको ये बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज को कोई पाना चाहता है वही चीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कद्र नहीं करते, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक सपना है। दोस्तों, ऑथर मॉर्गन हाउसल इस कहानी के जरिए लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वो अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल शीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वो अपने फैसले कंडीशन और भावनाओं से अफेक्ट होकर लेता है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि जो फैसला मैं लूं वो आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या ये भी हो सकता है कि जो फैसला आप ले वो मुझे मूर्खतापूर्ण लगे। लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कंडीशन और भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखते हुए अपने पैसे को किस तरह से मैनेज और यूज करते हैं। दोस्तों, इस बुक का थर्ड कंसेप्ट कहता है लक एंड रिस्क, यानी कि भाग्य और जोखिम। दोस्तों, भाग्य और जोखिम के बारे में आथर मॉर्गन हाउसल का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों रियलिटी के रिजल्ट्स की फॉर्म में होते हैं। लाइफ में हर रिजल्ट पर्सनल एफर्ट्स और लक दोनों पर ही डिपेंड करता है, जिससे रिस्क भी जुड़ा होता है। दोस्तों, इसे हम एक स्टोरी से समझते हैं जिसे मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक में बताया है। वह लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वे जिस लेकसाइड स्कूल में पढ़ा करते थे वो स्कूल फाइनेंशियली स्ट्रांग था। उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट ने एक इवेंट में ये बात कही थी, अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस तरह से दोस्तों, बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से लक भी एक था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केंट इवांस के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वो मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस रिस्क का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि दोस्तों, माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं, लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है। दोस्तों, इस तरीके से राइटर मॉर्गन हाउसल लक और रिस्क को समझाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि बिल गेट्स की सफलता के पीछे उनके भाग्य का भी हाथ है। हालांकि दोस्तों, सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि दोस्तों एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही गाइडेंस पर काम करना आदि। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ कंसेप्ट के बारे में, जो कहता है कभी भी पर्याप्त नहीं है, नेवर इनफ। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए राइटर कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकेंसी के सीईओ बने थे। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन थे, जिसे वो चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए घर बैठे 1 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन वो इतने पैसों से संतुष्ट नहीं थे। वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वे गोल्डमैन सैक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वे लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गया।
वे बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में उन्हें गिल्टी करार देकर जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से वो समझाना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते नहीं हैं। एक फाइनेंशियल गोल पूरा होने के बाद दूसरे गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा ना करके पैसे से ज्यादा अपने परिवार और सुख शांति को इम्पोर्टेंस दें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ कंसेप्ट के बारे में, जो कि बताता है मनी कंपाउंडिंग। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के बारे में लेखक ने बताया है कि वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वो बच्चे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी 86.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने 81.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी की है। नो डाउट वॉरेन बफेट एक फिनोमिनल इन्वेस्टर है, लेकिन दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि वो 75 साल से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑथर एक और एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वो 30 साल के थे तो उनकी नेटवर्थ 9.3 मिलियन डॉलर थी। वही एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में ओनली $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अब अगर वो इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो वो 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। वो एक साधारण इंसान है तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ 11.9 मिलियन डॉलर होगी। वही वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 86.5 मिलियन डॉलर है। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से 99% कम है। इसकी समरी में दोस्तों ये कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना और फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा या उसे री इन्वेस्ट किया और उस समय ने कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स उन्हें दिए। तो दोस्तों ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी। आशा करते हैं दोस्तों इनके कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे और आपकी लाइफ में हेल्पफुल भी होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।